हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक। कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो एसिड यानी H+ का त्याग करेंगे, परंतु इस अम्लता पर कौन से समूह होने पर अम्लता घटती है या बढ़ती है, इसका अध्ययन हम आज के टॉपिक के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर प्रेरणिक प्रभाव वाले समूह। तो आपने पढ़ा है कि प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, +I और -I प्रभाव वाले समूह। तो प्रेरणिक प्रभाव वाले समूह की स्थिति, उनकी संख्या, ठीक है, इसके आधार पर भी अम्लता प्रभावित होती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक क्या लेते हैं अपन? -I प्रभाव वाले समूह की उपस्थिति। तो अपन पहला पॉइंट क्या लेते हैं इसके अंदर? पहला पॉइंट आपके हैं -I प्रभाव, जिसे अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति। प्रभाव या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति। इस इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति से अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो ध्यान से, जब -I प्रभाव वाला समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षित अगर समूह आपके यहाँ उपस्थित है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे और क्या होगा? जिससे कार्बोक्सिलिक समूह के OH समूह की ध्रुवता और अधिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसे जल्दी से क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन का या H+ का निष्कासन कर देगा। यानी हम कह सकते हैं, क्या रिलेशन दे सकते हैं अपन? रिलेशन दे सकते हैं, अगर -I प्रभाव उपस्थित है, -I प्रभाव उपस्थित है या -I प्रभाव बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा? आपके अम्लता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अम्लता क्या होगी? बढ़ेगी। रिलेशन से अपना आगे आपके सामने। अब देखो ध्यान से, -I इफेक्ट से अम्लता क्यों बढ़ती है? तो देखो, -I इफेक्ट से अम्लता का बढ़ने का कारण आपके ये है कि इसके अंदर क्या होता है आपके, कि ये समूह आपके ध्रुव क्या कर देता है? OH बंध की ध्रुवता को बढ़ा देते हैं। तो क्या लिखेंगे? थ्योरी क्या हो जाएगी? -I प्रभाव वाले समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH बंध की ध्रुवता को बढ़ा देते हैं, ध्रुवता को बढ़ा देते हैं, फलस्वरूप बढ़ा देते हैं, फलस्वरूप H+ का त्याग क्या होता है? आसानी से होने से अम्लता बढ़ती है। अम्लता बढ़ती है, ठीक है। जैसे मान लो अपन क्या करें, एक साधारण उदाहरण लेते हैं। जैसे देखो, अगर हम क्या करें, एक एसिडिक एसिड लेते हैं या कोई कार्बोक्सिलिक, जैसे आपने लिया RCH2COH, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आपने क्या किया, इस एक हाइड्रोजन की जगह क्या कर दिया, यहां पर मान लो कोई हेलोजन जोड़ दिया। जैसे मान लो हमने
क्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया इसके ऊपर? क्लोरीन। और क्लोरीन जोड़ने पर क्या हो, देखो ये समूह क्या करता है, कार्बोनिल समूह इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये सेल क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। तो क्या होगा, ये OH बंध जो है, इस OH बंध के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा। तो जल्दी से H+ का त्याग करने पर क्या हो जाएगा, अम्लता इसकी बढ़ जाएगी। यानी ये जल्दी से H+ का त्याग करेगा और अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देगा। तो हमने क्या देखा कि -I प्रभाव या इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित है तो क्या होता है, OH बंध की ध्रुवता बढ़ जाती है, यानी ये माइनस के रूप में और ये प्योर प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। पहले तो ध्रुवता तो है ही, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश है, परंतु ऋणावेश के कारण क्या हो गया, ध्रुवता और अधिक बढ़ गई, ये प्योर माइनस हो जाता है और ये प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये देखा आपने -I प्रभाव या इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति। अब यहां से हम देखते हैं कि जैसे हम अलग अलग प्रकार के हैलोजन लेते हैं, तो हैलोजन की उपस्थिति से कैसे आपकी अम्लता प्रभावित होती है। तो अगर मान लो आपने जैसे क्लोरीन लिया यहां पर, तो हम ले सकते हैं जैसे क्या लिखेंगे, हैलोजनों की, क्या लिखोगे, हैलोजन की उपस्थिति से अम्लीयता पर प्रभाव देखते हैं हम, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो जैसे, तो हम क्या करते हैं, इस हैलोजन में, हैलोजन जो है आपका, इस हैलोजन की उपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनको देखते हैं। तो इसका पहले लेंगे अपन क्या, विद्युत ऋणता लेंगे इसकी। पहले क्या पॉइंट होगा आपके, इसके अंदर पहले अंदर लेंगे अपन विद्युत ऋणता का प्रभाव। विद्युत ऋणता का प्रभाव। तो विद्युत ऋणता को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है आपके, विद्युत ऋणता। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर एक रिलेशन है EN ज्यादा है तो क्या होगा, आपके अम्लता अधिक होगी, अम्लीयता ज्यादा होगी। यह आपका रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, देखो तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो क्या क्रम हो जाएगा आपको बताओ, क्या पढ़ते हो आप, फिर कल बार आई आंटी। तो आंटी को नहीं बुलाना, एस्टेटीन को नहीं लेना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की और ब्रोमीन की और आयोडीन की। ठीक है। तो जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे अगर मान लो अपन एसिटिक एसिड लेते हैं, CH2COH, अगला वापस CH2COH, फिर अगला CH2COH। अब देखो अगर मान लो मैं क्या करूं, यहां पर इसे क्या जोड़ दूं, यहां जोड़ दिया मैंने फ्लोरीन, यहां क्या जोड़ दिया मैंने क्लोरीन, और यहां क्या जोड़ दिया मैंने ब्रोमीन। तो बताओ सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, फ्लोरीन वाला। यानी क्रम किस प्रकार हो जाएगा आपके, इस प्रकार। तो अपन इसे क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपके अल्फा फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये क्या हो जाएगा आपके अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, और ये अल्फा ब्रोमो एसिटिक अम्ल। तो इस तरफ जाने पर क्या होगा आपके, आप जब
लेफ्ट टू राइट जाओगे या राइट टू लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा आपके ईएन में वृद्धि, क्या हो जाएगा आपके अम्लता में वृद्धि। इस तरफ जाने पर क्या होगा आपके अम्लीयता में वृद्धि होगी। तो हमने क्या देखा कि वितरण तो ज्यादा है तो क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसमें और इलेक्ट्रॉन अधिक खींचेगा और अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, आसानी से H+ का त्याग हो जाएगा। यह हमने पहला पॉइंट देखा। अब देखो दूसरा ले सकते हैं अपन विद्युत ऋणी तत्व की संख्या, तो बी क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणी तत्वों लिख दो या परमाणु लिख दो, तत्वों या परमाणुओं की संख्या। तो देखो संख्या बढ़ेगी यानी तो क्या होगा, अम्लता बढ़ेगी। तो देखो कैसे क्रम लेते हैं इसका, एक अपन विद्युत ऋणी तत्व जो है उनकी परमाणुओं की संख्या को लेते हैं। तो जैसे हम क्या करें, एसिटिक एसिड है या आप उदाहरण देखते हैं अलग अलग, तो जैसे से अपन हेलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, आपके विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाएगा। कैसे देखिए इधर, जैसे आपके इधर है Cl3C और COH, ठीक है, आगे Cl2CH और COH, नेक्स्ट ClCH2COH। तो क्या हो रहा है देखो, आप जैसे जैसे आपने यहां पर क्या किया, एक क्लोरीन को जोड़ा, यहां पर 2 क्लोरीन जोड़ा, यहां पर 3 क्लोरीन को जोड़ा, तो क्लोरीन की या विद्युत ऋणी परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो विद्युत क्या होगा, आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी और H+ का निष्कासन आसानी से हो जाएगा। तो क्या होगा, आप इसमें भी राइट टू लेफ्ट जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट जाने पर अम्लता में वृद्धि, ये होगा आप क्या, अम्लता में वृद्धि। ये देखिए हमने संख्या। अब हेलोजन परमाणु की दूरी, सी पॉइंट क्या हो सकता है आपका, हेलोजन परमाणु की दूरी, या इसे हम देखते हैं अल्फा हेलोजन अम्लों में, या क्या लिख सकते हैं, हेलोजन परमाणु की दूरी। तो देखो तो हेलोजन परमाणु कहां है, अल्फा पर है, बीटा पर है, या दूरी की जगह अपन लिख सकते हैं की स्थिति, हेलोजन परमाणु की दूरी, या इसे आप लिखोगे स्थिति, यानी अल्फा पर है, बीटा पर है, गामा पर है, कहां पर है। तो देखो जैसे अपन कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH COH पहला परमाणु, दूसरा देखो CH3 CH CH2 COH, और यहां पर CH2 CH3 CH2 और CH2 COH। देखो सब में नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 है। अब क्या करते हैं, देखो यहां पर अपन हेलोजन जोड़ते हैं। जैसे देखो यहां पर हेलोजन अपन ने अल्फा पर जोड़ा, यहां कहां जोड़ा, बीटा पर जोड़ा, और यहां कहां जोड़ा आपने, गामा पर। देखो ये पोजीशन कौन सी होती है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और आगे जाओगे डेल्टा, तो ये कहां जुड़ा हुआ आपके अल्फा और बीटा पर, ये कहां जुड़ा हुआ आपके अल्फा बीटा और ये गामा, तो गामा पर जुड़ा है। तो
हेलोजन परमाणु जितना अधिक नजदीक होगा, यानी हेलोजन परमाणु कार्बोक्सिलिक समूह के जितना नजदीक होगा उतना अधिक आकर्षित करेगा और आसानी से H+ का त्याग होगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा इसमें? सबसे ज्यादा अम्लीय होगा आपके अल्फा वाला, उससे कम कौन होगा? बीटा वाला। सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा और उससे कम गामा वाला। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो अम्लीयता घटेगी। तो इसमें भी क्या हो गया आपके? वही राइट टू लेफ्ट अगर आप जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो क्या होगा आपके? अम्लीयता में वृद्धि। क्या हो गया आपके इसके अंदर? अम्लीयता में वृद्धि। तो ये हमने देखा अभी कौन सा प्रभाव? -I प्रभाव वाले समूह से क्या होता है? आपके अम्लीयता में वृद्धि होती है। तो इसके अपन ने अलग अलग टॉपिक देखा। एक लिया अपन ने हेलोजन, तो सबसे पहले ले -I प्रभाव। -I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये समूह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन को खींचने पर क्या हुआ आपके? ये जैसे खींचेंगे ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से निकलेगा और हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा। फिर अपन ने देखा हेलोजन की उपस्थिति से अम्लीयता पर प्रभाव। हेलोजन क्या है? पहले तो उनकी विद्युत ऋणता देखी कि हेलोजन जैसे फ्लोरीन है तो ज्यादा अम्लीय है, क्लोरीन उससे कम और ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन आता तो और भी उससे कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने? तत्वों की संख्या, कि जैसे जैसे आप संख्या बढ़ोगे तो क्या होगी? अम्लीयता में वृद्धि होगी, क्यों? आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। और फिर हमने देखा हेलोजन परमाणु की दूरी या स्थिति, तो जितना कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह के पास में हेलोजन होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। तो अपन इसे क्या कहेंगे? सब में 4-4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक अम्ल है, इसका नाम तो क्या हो जाएगा आपका? अल्फा ब्यूटेनोइक अम्ल, बीटा ब्यूटेनोइक अम्ल और गामा ब्यूटेनोइक अम्ल या गामा क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या देगा? अल्फा क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। उसका क्या देगा? बीटा और इसका गामा से। ठीक है, तो ये हमने देखा। अभी कौन सा प्रभाव देखा? -I प्रभाव। अब अगला प्रभाव अपन लेते हैं कौन सा? नेक्स्ट प्रभाव अपन लेते हैं +I प्रभाव की उपस्थिति। तो दूसरा लेते हैं अपन कौन सा? +I प्रभाव या इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या समूह की उपस्थिति। इलेक्ट्रॉन दाता लिख दो या प्रतिकर्षी लिख दो। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी तो पहला आपने क्या लिया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। अब क्या कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी के रूप में ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन? ये खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो +I प्रभाव या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति, तो उससे क्या होगा? देखो तो उल्टा हो जाएगा। वहां हमने देखा -I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो यहां क्या हो जाएगा आपके? क्या रिलेशन हो जाएगा? बोलो। यहां रिलेशन आएगा आपके कि +I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या होगी आपके? घटेगी। क्यों? कि +I प्रभाव से OH बंध की ध्रुवता कम हो जाती है, H+ का त्याग आसानी से नहीं हो पाता है। तो क्या लिखेंगे थ्योरी के रूप में? इसके अंदर थ्योरी में हम लिखेंगे इसके अंदर कि +I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो कारण क्या इसका? +I प्रभाव वाले समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ऐसा लिख दो पूरा ही, समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल में
OH बंध की ध्रुवता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे H प्लस का त्याग कम होता है, H प्लस का त्याग कम होता है। अब देखो ध्यान से कैसे, जैसे देखो इधर, जैसे एक तो अपन ने लिया फॉर्मिक अम्ल, क्या लिया आपने, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, तो लाल चीटी के अंदर पाया जाता है COH। तो देखो यहां पर तो हाइड्रोजन है, यानी कार्बोनिल समूह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो कार्बोनिल समूह जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो आपके पास जो OH बंध है क्या होगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेगा। ये समूह क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, खींचेगा तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींचेगा, H प्लस का त्याग कर देगा। परंतु आपने यदि क्या किया कि जो आपका एसिड है HCOH ये समूह है, इसके ऊपर क्या किया हमने, यदि यहां हाइड्रोजन की जगह मेथिल समूह कर दिया तो ये क्या होगा, देखो ये समूह इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, CO ने खींचा, O ने H को खींचा। अब ये खींच रहा है, ये क्या करते हैं, इनकी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन दान करने की, दाता के रूप में। तो ये क्या कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ दे देते हैं, उस तरफ दे देंगे, धकेल देंगे। तो इसको इलेक्ट्रॉन खींचना ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं तो ध्रुवता कम हो जाएगी और H प्लस का त्याग आसानी से नहीं हो पाता। यहां पर तो हाइड्रोजन है, ये कार्बोनिल समूह क्या करता है, खींचेगा, जिससे H प्लस का त्याग होगा। यहां पर ये खींचने का मौका नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। तो जैसे से आप एल्किल समूह बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, एल्किल समूह बढ़ाओगे, अम्लता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने यहां पर CH3 लिया। अगला देखो नेक्स्ट लेते, जैसे मान लो अपन लिया CH3 CH2 COH, तो यहां एक था, यहां दो देने वाले हो गए, तो क्या हो गया, आपके अम्लता का क्रम क्या हो गया, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, फार्मिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल उससे कम अम्लीय होगा, और प्रोपोनिक अम्ल उससे भी कम अम्लीय होगा। यानी वही राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या होगा, आपके अम्लता में वृद्धि, क्या होगा आपके अम्लीयता में वृद्धि होगी। और कारण क्या है इसका, अगर जबकि आप इस तरफ जाओगे, या और क्या ले सकते हो, राइट टू आप लेफ्ट जा रहे हो तो प्लस आई प्रभाव में कमी, क्या हो रही है, किस में कमी हो रही है, प्लस आई प्रभाव में कमी होगी। तो अपन ये देखा कि प्लस आई प्रभाव अगर बढ़ रहा है तो अम्लता घटेगी, जबकि यहां क्या देख रहे हो आप, प्लस आई प्रभाव में देखो कमी हो रही है तो अम्लता में वृद्धि होगी। तो फॉर्मिक अम्ल ज्यादा अम्लीय है, एसिडिक अम्ल उससे कम अम्लीय है, और प्रोपेनिक अम्ल और उससे कम अम्लीय है। क्यों, क्योंकि इधर जाने पर क्या हो रहा है, आपके प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है। इसका उल्टा लिख सकते हैं, इधर जाओगे तो प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लता घटेगी। ठीक है, तो ये हुआ आपके अम्लता के बारे में। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर मान लो अपन फेनिल समूह जो होता है, यदि फेनिल समूह जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं ना, तो माइनस आई प्रभाव के कारण क्या होगा, अम्लता में वृद्धि होती है। तो आप लिख सकते हो एक नोट के रूप में, नोट डाल के लिख देना, फेनिल समूह के माइनस आई प्रभाव के कारण
अम्लीयता में क्या होगी, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो हम अब 3 पॉइंट लेते हैं, जैसे मैं फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो जैसे जैसे अपन फेनिल समूह जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर अम्लता के अंदर क्या हो जाएगी, आपके वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये फेनिल समूह में क्या होता है, इधर जैसे हमने एक तो बेंजोइक अम्ल लिया, यहां क्या जोड़ेंगे अपन, COH। तो ये क्या करता है, देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन अंदर से अंदर रोटेट होते रहते हैं, रोटेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन खींचने से क्या होगा, ये H+ का त्याग आसानी से कर देता है। इसलिए क्या होता है, फेनिल समूह के माइनस आई प्रभाव के कारण अम्लता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम क्या करें, एरोमेटिक यौगिक लें, क्या लेंगे, एरोमेटिक यौगिक में अम्लता का प्रभाव, तो एरोमेटिक अम्लों में अम्लता का प्रभाव, तो छोटा सा हेडिंग है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता। अब देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता को देखते हैं, तो इसमें भी वही है कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित है तो अम्लता बढ़ेगी, और यदि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह उपस्थित है तो अम्लता घटेगी। तो यही वही बात हो जाएगी, क्या लिखेंगे, प्लस आई प्रभाव या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति से क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, अम्लता कम होगी, से अम्लता या एसिडिटी कम होगी, कम। और अगर दूसरा पॉइंट अपन क्या ले लें, किसके अंदर, माइनस आई प्रभाव, अगला कौन सा हो गया, माइनस आई प्रभाव या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस आई क्या, आकर्षित समूह उपस्थित हो में क्या होगा, आपकी अम्लता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आप कैसे इसको देखते हैं अपन, तो 3 आपको स्ट्रक्चर बता दो। जैसे अपन एक तो बनाते हैं बेंजोइक अम्ल, क्या बनाते हैं, बेंजेनोइक अम्ल, ये क्या आपका बेंजेनोइक अम्ल। पहले स्ट्रक्चर बनाते फिर नाम लिखते हैं इनका। और एक तरफ क्या किया आपने, पहले बेंजोइक अम्ल की तीनों संरचना बनाते हैं, फिर समूह की स्थिति को बताता हूं आपको। ये बेंजोइक अम्ल जो है, तो मध्य में बेंजोइक अम्ल रखते हैं, इसके अंदर क्या करते थे अपन, जैसे पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह जोड़ देते हैं, कौन समूह, नाइट्रो। और यहां क्या करते हैं अपन, मेथॉक्सी समूह जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, इसका कैसा प्रभाव होता है, माइनस आई प्रभाव। तो आपको पता है, आपने क्या रिलेशन पढ़ा है, आपने रिलेशन पढ़ा है, देखो अम्लीयता
समानुपाती के का मान बढ़ेगा तो अम्लता बढ़ेगी, जबकि किसके विक्रमानुपाती होती है, पीके के। तो अपन इस यहां पर आपको पीके के मान मिलेंगे, किसके मान मिलेंगे, पीके की वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी। तो देखो क्या होती है, अब ये जो बेंजोइक अम्ल है इसका नाम क्या है आपका, बेंजोइक अम्ल, इसका नाम आपका है बेंजोइक अम्ल। और इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका है, देखो अंकन करो 1 2 3 4, तो या तो इसको लिख दो आप 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, क्या नाम हो इसका, 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, या इसके अंदर क्या लिखोगे आप, इसका नाम क्या देगा, 4 मेथोक्सी, 4 मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल। यही संकलन किया हमने, जैसे 1 2 3 4। भाई आप अगर मान लो, देखो जैसे ये आप अपन लेते हैं क्लॉकवाइज 1 2 3 4, क्लॉकवाइज आ रहे हो तो भी इसको 4 नंबर मिलेगा, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो भी इसको क्या मिलेगा, आपको 4 अंक मिलेगा। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके, इसको आपको 1 नंबर देना है आपको बेंजीन वलय के रूप में। तो अब देखो यहां जो पीके के मान दिए गए, यानी तीनों के पीके के मान लिखते हैं अपन, किसके, पीके क्या है आपके, अम्ल वियोजन स्थिरांक का ऋणात्मक लघु गुणक पीके। तो देखो जो बेंजोइक अम्ल जो आपको बना उसकी पीके का मान आपके है 4.91, यानी 4.91 इसका पीके का मान। और अपन ने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का मान कितना होता है, 4 से लेकर के 5 तक। पीके का मान पढ़ा था अपन ने 4 से 5, जबकि के ए का मान कितना पढ़ा था आपने, -10 के बाद -4 से 10 के बाद -5 तक, ये पढ़ा था अपन ने। तो देखो बेंजोइक अम्ल का कितना मान है, 4.91। अब ये लगा रहा है यहां पर, इसका कौन सा प्रभाव है, -I प्रभाव। तो -I प्रभाव बढ़ने पर अम्लता में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी पीके का मान अम्लता में वृद्धि होगी, यानी पीके का मान घटेगा। क्या कहा अपन ने, देखो -I प्रभाव बढ़ा, अम्लता बढ़ेगी, और अम्लता बढ़ेगी तो पीके का मान क्या होगा, घटेगा। तो बेंजोइक अम्ल का मान कितना है, 4.91। तो इससे बेंजोइक अम्ल से 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल का पीके का मान क्या आएगा, कम आएगा। ये वैल्यू जो आती है आपके 3.41, कितनी आती है, 3.41। अब ये मेथोक्सी समूह क्या डालता है आपके, +I प्रभाव, क्या डालता है यहां पर, +I प्रभाव। तो +I प्रभाव बढ़ेगा, +I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लता क्या होगी, कम, अम्लता कम होगी तो पीके का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी बेंजोइक अम्ल जो है उसके पीके से मान क्या आएगा, और ज्यादा आएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आती है आपके, कितनी आती है, 4 के रूप में आती है इसके अंदर, जैसे 4.98 के पास आती है लगभग। यानी इसके लिए पीके का मान और की अधिक क्या हो जाएगा, आपके बढ़ जाएगा। तो ये हमने अलग अलग इसके मानों को देखा कि बेंजोइक अम्ल जो है, बेंजोइक अम्ल जो है इसके ऊपर -I प्रभाव वाला समूह है तो पीके का मान घटा, और +I प्रभाव वाला तो पीके का मान बढ़ जाता है। अब ये हुआ आपके अम्लता के बारे में। तो इसको आप शॉर्ट के अंदर क्या लिख सकते हो, ये क्या डाल रहा है आपका, -I प्रभाव, क्या डाल रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये क्या डाल रहा है आपके, +I प्रभाव। और +I प्रभाव डालने पर अम्लता में क्या होगी, घट जाएगी। तो ये आपके इसके अलग अलग मान हुए। अब देखिए हम कुछ उपयोग को देखते हैं। तो अब हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। तो अगला हेडिंग हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग।
यूजेज क्या क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपन मुख्यतः लेंगे फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है, या फिर एसिटिक अम्ल है। इनके उपयोगों को हम आज देखेंगे। तो देखो अब देखो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, फॉर्मिक अम्ल के उपयोग। किसके? फॉर्मिक अम्ल। किसमें होता है फॉर्मिक अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के उपयोग। फॉर्मिक अम्ल का क्या फॉर्मूला आपके हैं? H COOH। फॉर्मिक है ना, लाल चींटी के अंदर पाया जाता है। इसका नाम क्या आपके हैं? मेथेनोइक अम्ल। तो देखो इससे अपन एक तो क्या बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से हम सबसे पहले एक धातु कर्म में इसके अंदर उपयोग करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग, ये फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मेल्डिहाइड का जो उपयोग किया जाता है, ये अपचायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और एक अपन ने पढ़ा था कि फिनोल जो है उसके अपन बेकेलाइट की क्रिया करा, बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। फिनोल के ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के निर्माण में जो फॉर्मेल्डिहाइड होगा वो इसी के अपचयन से प्राप्त हो सकता है आपको, ठीक है। तो कई जगह इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले किसमें करते हैं अपन? ए धातु कर्म में, मेटलॉजी यानी विभिन्न धातुओं के शोधन में काम कर लग सकते हैं। बी अगला उपयोग किसके अंदर कर सकते हैं? इससे हम ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण। क्या था ऑक्जेलिक अम्ल? बोलो, याद करो, क्या फॉर्मूला बनाया था आपको ऑक्जेलिक अम्ल का? कि दो कार्बोक्सिलिक अम्लों को आपस में जोड़ दो। तो कौन सा अम्ल बन गया आपका? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या था मैंने? ओम्सगा, ओ म स गा। ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, ये अलग अलग इसके क्रम होते हैं। दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। नेक्स्ट इससे अपन क्या कर सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। मोनो ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं, जो आपके क्या काम आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग जैसे मैंने प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2, N नाइट्रोजन गैस होती है जो N2, और अगर जल वाष्प गैस यानी भाप अंगार गैस कहते हैं CO प्लस H2, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? एसिटिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। इसमें कार्बन और बढ़ा दो तो एसिटिक, हम क्या कर सकते हैं? एसिटिक अम्ल या कई कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका उपयोग अपन किस में करते हैं? कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की रंगाई, चमड़ों की धुलाई में ये औद्योगिक निर्माण ले सकते हैं। और एक लास्ट बताते हैं इसका उपयोग किसमें करते हैं? जीवाणुनाशक व गंठिया रोग की औषधियों के निर्माण में। किसमें? जीवाणुनाशक व गंठिया। ये गंठिया क्या होता है? जोड़ों संबंधी रोग होता है। गंठिया संबंधी रोगों के निर्माण में। संबंधी रोगों के निवारण में। जोड़ों संबंधी रोग हो जाते हैं, जो आपके जो घुटनों के जॉइंट है वो खुल नहीं पाते हैं। तो ये हमने किसके ऊपर देखे अभी? फॉर्मिक अम्ल के। दूसरा उपयोग किसका लेंगे अपन? एसिटिक अम्ल के उपयोग। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका?
एसिटिक अम्ल के उपयोग। अब देखो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, CH3COH, या इसे IUPAC नाम में अपन क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। और यही क्या है आपका, सिरका। व्यापारिक नाम क्या है इसका, सिरका। तो पहला पॉइंट यही लिख दें, सिरके के रूप में अचार के अंदर। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपके, किसके अंदर उपयोग करते हैं अपन, इसे अपन सिरका कहते हैं। तो सिरके के रूप में अचार, मुरब्बो आदि के अंदर, अचार में जो आपके डिब्बाबंद पैकिंग जो आती है, खट्टी जो वस्तु आती है वो किसकी होती है, उसमें डाला था आपके एसिटिक एसिड डाला था अचार में। नेक्स्ट देखो, एसिटिक एसिड का उपयोग अपन क्या करते हैं, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, विलायक के रूप में। तो किसके रूप में लिखेंगे, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में अम्ल है, घोलने में काम आता है। और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं अपन, जैसे विभिन्न प्रकार के जो आपके सुगंधित पदार्थ जैसे एस्टर होता है, तो एस्टरों के निर्माण में, कहा था मैंने, एस्टर में कैसी गंध आती है, फलों के समान मधुर गंध। तो एस्टरों के निर्माण में जो डीओ ये होते हैं, इसके अंदर एस्टर ये पाए जाते हैं आपके। और चौथा क्या लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो अपन ने देखा था कार्बन यौगिक, जैसे इससे अपन क्या बना सकते हैं, जैसे कार्बन यौगिक अपन ने पढ़ा था, इनके एसिडिक अम्ल है, उसका अगर अपन कैल्शियम लवण लेकर उसका शुष्क आसवन कराए तो क्या बन जाएगा, आपके एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसीटोन। ठीक है, और क्या बन सकता है, एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, और क्या बन सकता है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एथेनेमाइड, ऐसे बन कहते हैं एसीटेमाइड, एसीटेमाइड आदि का निर्माण कर सकते हैं। वही केमिकल प्रॉपर्टी आ गई कि केमिकल प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसके कौन से OH समूह की अभिक्रियाओं में अपन ने देखा था कि यदि अपन 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें जल का अणु बाहर निकाल दें तो एनहाइड्राइड बन जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऊपर अमोनिया क्रिया कराएंगे तो एसीटेमाइड बन जाएगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसके शुष्क लवण को ले लें और अगर गर्म करें तो अपन एसीटोन, एल्डिहाइड इनका निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर जो है, चैप्टर संख्या आपका कौन सा, चैप्टर संख्या 12 यहां समाप्त होता है। अब मैं आपको एक कुछ पॉइंट बताता हूं, जैसे इस चैप्टर में कुछ नेम रिएक्शन है, तो उन नेम रिएक्शनों को आप एक जगह लिख कर रख लो कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन है। तो कुछ नेम रिएक्शन जो है उनके मैं नाम बताता हूं, हमने थ्योरी में कंप्लीट कर लिए, उन अभिक्रियाओं को आप एक अलग पेपर पर लिख कर रख लोगे। जैसे नेम रिएक्शन हम सबसे पहले एल्डोल संघनन, उसकी क्रियाविधि आपको बतानी है। कैनेजोरो अभिक्रिया, क्रॉस कैनेजोरो अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन, स्टीफेन अभिक्रिया, मीरवॉन पॉन्ट्रे वर्ली अपचयन, पिनिकोल अपचयन। और ये पूछा गया आपके इसके अंदर कौन सा, वॉल्फ किस्नर अपचयन और हुंग मिलोन अपचयन, है ना। तो ये सब जो अभिक्रियाएं नेम रिएक्शन जो है इसके अंदर, तो इन नेम रिएक्शनों को आप एक जगह रख कर लिखो और उनको याद रखो। परीक्षा में डायरेक्ट आएगा रोजेनमुंड अपचयन किसे कहते हैं, तो अपन ने पढ़ा था एल्डिहाइड के निर्माण के लिए एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराना है। स्टीफेन अपचयन क्या है
कि एल्केन नाइट्राइल का अपचयन कराया जाता है। क्लीमेंसन अपचयन क्या है? जिंक अमलगम की उपस्थिति में सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। पिनिकोल अपचयन क्या होता है? मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में कराया जाता है, जिसे कीटोन से क्या बन जाता है? आपके पिनिकोल बन जाता है। वॉल्फ किस्नर अपचयन क्या है? जो अपन ने पढ़ा था, हाइड्रोजीन जो है उनसे एल्केनों का निर्माण किया जाता है। और वॉल्फ किस्नर का शुद्ध रूप कौन सा है? हुमिलोन अपचयन है। तो ये नेम रिएक्शन डायरेक्ट आती है। एल्डोल संघनन है तो आपको एक तरफ क्या दे देगा? फॉर्मेल्डिहाइड दे देगा, उसके ऊपर लिख दिया NaOH, क्या लिखेगा? क्या अभिक्रिया पूर्ण होगी? तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन देगा? उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा? नो रिएक्शन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या देता है? आपके एल्डोल संघनन। केनेजरो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, क्रॉस केनेजरो जिसमें अलग अलग प्रकार के अपन क्या ले लेंगे? एल्डिहाइड ले लेंगे। और टिसेन को अभिक्रिया। तो कई जो नेम रिएक्शन मैंने अभी जो बताई आपको, जो पूरा चैप्टर किया गया है, इस चैप्टर में से नेम रिएक्शनों को आप ढूंढ करके एक जगह रखो, उनको याद करो, क्योंकि डायरेक्ट आएगी परीक्षा के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कहेगा कि एसिटिल क्लोराइड का अपचयन से एल्डिहाइड का निर्माण कीजिए, डायरेक्ट आएगा रोजेनमुंड अपचयन बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, रोजेनमुंड अपचयन क्या है? कि एल्केनोइल जो हैलाइड होते हैं उनका अपचयन कराया जाता है। किसकी उपस्थिति में? बेरियम सल्फेट और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है, उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एल्डोल संघनन कैसे होता है? एक आक्रमणकारी होता है और एक स्थिर सदस्य होता है। तो ये जो कुछ अभिक्रियाएं हैं, और या विभेद पूछ सकते हैं कि एल्डिहाइड व कीटोन में क्या विभेद है, कैसे विभेद कर सकते हो? तो केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली अभिक्रियाएं कौन सी है? कि एल्डिहाइड जो है आपके टोलेन अभिकर्मों को अपचित कर सकता है, फेलिंग अभिकर्मों को अपचित कर सकता है, सिप अभिकर्मों को अपचित कर सकता है। ये अलग अलग रंग देता है, आपने देखा लाल गुलाबी रंग प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन में अंतर आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार आपका RBSc बोर्ड का चैप्टर संख्या 12 यहाँ समाप्त होता है, जिसमें से आपको RBSc बोर्ड के अंदर 3 अंक के प्रश्न पूछ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा और अंत में उनके उपयोगों को देखा। फिर हमने इस चैप्टर से कौन कौन सी नेम रिएक्शन आती हैं उनके बारे में भी देखा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।